वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल इजी। अब देखते हैं हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है। अभी तक हमने जो पढ़ा है, इंडेक्स प्रॉपर्टी हमारा चल रहा था। इंडेक्स प्रॉपर्टी में हमने कोर्स ग्रेन जो सॉइल है हमारी, उसकी सारी उसका जो क्लासिफिकेशन है उसको डिस्कस कर लिया था। उस पर जो जो इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने पढ़ लिया है ना। जैसे यदि हम बात करते हैं जो हमारी इंडेक्स प्रॉपर्टी थी, इंडेक्स प्रॉपर्टी में हमने वाटर कंटेंट को डिस्कस कर लिया है, हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिस्कस कर लिया है, यूनिट वेट को डिस्कस कर लिया किस तरीके से निकालते हैं। उसके बाद यदि कोर्स ग्रेन सॉइल पे यदि हम बात करते हैं तो कोर्स ग्रेन सॉइल पे हमने पार्टिकल साइज एनालिसिस पढ़ लिया है ना। और उसके बाद हमारा बचा है फाइन ग्रेन सॉइल में। फाइन ग्रेन सॉइल पे हमारा क्या बचा हुआ, कंसिस्टेंसी लिमिट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंसिस्टेंसी ऑफ लिमिट, है ना। तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल। तो फाइन ग्रेन सॉइल के लिए बताया भी था स्टार्टिंग में, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए जो हम इंडेक्स प्रॉपर्टी है वो हमारी कौन सी है, हमारी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी की यदि हम बात करते हैं तो ये हमारी दिया किसने था, एक हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हमारा अटरबर्ग। अटरबर्ग ने क्या किया था, कंसिस्टेंसी के बारे में डिस्कस किया था और इसके बारे में बताया था, इसलिए इसको अटरबर्ग लिमिट या कंसिस्टेंसी लिमिट भी कहा जाता है। अब हमने बिल्डिंग मटेरियल में कंसिस्टेंसी नाम का वर्ड पहले भी सुना हुआ है ना। जब हम सीमेंट के टेस्ट करते हैं तो सीमेंट का जब टेस्ट करते हैं तो वहाँ पे हम कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं, इनिशियल कंसिस्टेंसी टेस्ट या फाइनल कंसिस्टेंसी टेस्ट, है ना। तो कंसिस्टेंसी का मतलब पहले भी हम देख चुके। तो बेसिकली कंसिस्टेंसी है क्या, सीमेंट में हम क्या करते हैं, सीमेंट में हम वाटर मिलाते हैं और देखते हैं कि वो किस तरीके का से मतलब किस तरीके से उस पर कितना पेनिट्रेशन हो पा रहा है, मतलब वो डिफॉर्म कितनी हो पा रही है। तो बस वहाँ पर सीमेंट था, यहाँ पर क्या है, हमारे पास सॉइल है। तो कंसिस्टेंसी का सीधा सीधा सा मतलब क्या हो जाएगा कि हमारी जो सॉइल है, सॉइल में जब हम वाटर को ऐड कर रहे होते हैं तो वो कितनी आसानी से क्या हो जा रही है, डिफॉर्म हो जा रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी बोलते हैं, है ना। तो कंसिस्टेंसी क्या है, कंसिस्टेंसी द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू विच सॉइल कैन बी डिफॉर्म ईजिली। कंसिस्टेंसी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कि जो बताता है कि सॉइल कितनी आसानी से डिफॉर्म हो जा रही है ना। तो बेसिकली जो कंसिस्टेंसी है वो किसको शो कर रहा होता है, डिग्री ऑफ फर्मनेस को शो कर रहा हो। डिग्री ऑफ फर्मनेस का मतलब क्या है कि यदि हमारी सॉइल जो है, हमारी जो सॉइल है यदि वो हार्ड है ना, यदि हमारी जो सॉइल है यदि वो हमारी सॉइल हार्ड है तो फर्मनेस कैसी होगी, फर्मनेस क्या हो जाएगी इसकी, फर्मनेस ज़्यादा होगी। और फर्मनेस ज़्यादा होगी तो कंसिस्टेंसी क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंसी कम हो जाएगी, है ना। फर्मनेस का मतलब क्या है हमारा कि कितनी मजबूत है, और यदि डिग्री ऑफ फर्मनेस ज़्यादा होगा तो कंसिस्टेंसी क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी। ऐसे यदि हम बात करते हैं कि हमारी यदि सॉइल हमारी सॉफ्ट है तो सॉफ्ट यदि सॉइल होगी तो हमारी जो फर्मनेस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कंसिस्टेंसी ज़्यादा हो जाएगी। कंसिस्टेंसी ज़्यादा हो जाएगी मतलब आसानी से क्या होगी, वो डिफॉर्म होगी। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी लिमिट। अब हमने कंसिस्टेंसी क्या होता है वो देख लिया, और कंसिस्टेंसी के बारे में हमको किसने बताया, कंसिस्टेंसी लिमिट के बारे में हमको अटरबर्ग ने बताया है। और बेसिकली जो कंसिस्टेंसी होती है हमारी वो किस तरीके की सॉइल के लिए होती है, तो हमको पता है फाइन ग्रेन सॉइल। लेकिन फाइन ग्रेन सॉइल में भी जो हम स्टडी करते हैं जनरली वो हमारी किसके लिए होती है, क्ले के लिए होती है। जैसे हमने कोर्स ग्रेन सॉइल पढ़ा तो कोर्स ग्रेन सॉइल पे हम जो स्टडी करते हैं ज़्यादातर ग्रेवल की स्टडी नहीं करते हैं, हम किसकी स्टडी करते हैं, सैंड की स्टडी करते हैं। वैसे यदि हम बात करते हैं फाइन ग्रेन सॉइल में, तो फाइन ग्रेन सॉइल में हमारे पास सिल्ट होता है और क्ले होता है, तो हम किसकी स्टडी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्ले की स्टडी पे। तो जो कंसिस्टेंसी लिमिट है बेसिकली वो किस तरीके की सॉइल के लिए होती है, क्लेई सॉइल के लिए होती है। ठीक है, किस तरीके की सॉइल के लिए होती है, क्लेई सॉइल के लिए होती है। और इट इज रिलेटेड टू वाटर कंटेंट। जो कंसिस्टेंसी लिमिट है वो किसके साथ रिलेट करेगी, सीधे सीधे से वाटर के साथ। सॉइल में यदि वाटर नहीं होगा तो डिफॉर्म होने की जो एबिलिटी है उसको तो चेक करेंगे ही नहीं हमारी। तो कंसिस्टेंसी का मतलब ही है कि जब हमारी सॉइल है, सॉइल में हमने क्या किया, वाटर को ऐड किया, और जब वाटर को ऐड करेंगे तो उसके साथ वो कितनी आसानी से, वाटर मिलाने पर वो कितनी आसानी से डिफॉर्म हो पा रही है ना। वही चीज़ हमारी क्या कहलाती है, कंसिस्टेंसी कहलाती है। ठीक है, और कंसिस्टेंसी लिमिट है क्या बेसिकली, तो हमको ये पता है कि अब हमने क्या किया, सॉइल पे वाटर मिलाया। तो जब सॉइल पे क्लेई सॉइल है, क्लेई सॉइल पे हमने क्या किया, वाटर मिलाया। तो वाटर मिलाने पे अलग अलग वाटर कंटेंट पे उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो क्लेई सॉइल होगी या जो हमारी फाइन सॉइल है हमारी, जब हम उस पर वाटर मिला रहे हैं तो अलग अलग वाटर कंटेंट पे क्या होगी, अलग अलग उसके बिहेवियर आएंगे, अलग अलग उसकी क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टी हो जाएगी, है ना। तो उसी वाटर कंटेंट के कंसिस्टेंसी लिमिट क्या है, एक प्रकार का वाटर कंटेंट ही है जो कि हमको शो करता है कि इस वाटर कंटेंट पे इसकी क्या प्रॉपर्टी होने वाली है ना।
तो इसी वाटर कंटेंट के आधार पे या इसी कंसिस्टेंसी लिमिट के आधार पे हमने क्या किया हुआ है, जो अटरबर्ग है, अटरबर्ग ने क्या किया हुआ था, इसकी 4 स्टेजेस को क्लासीफाई किया हुआ है ना, इसकी कंसिस्टेंसी की 4 स्टेजेस को क्लासीफाई किया हुआ है। अब वो स्टेजेस कौन सी है, सबसे पहले हमारी आती है लिक्विड स्टेट, सेकेंड है हमारी प्लास्टिक स्टेज, नेक्स्ट हमारी सेमी सॉलिड स्टेज, और फिर आती है हमारी क्या, सॉलिड स्टेज, है ना। अब ये बेसिकली लिक्विड स्टेज, प्लास्टिक स्टेज, सेमी सॉलिड स्टेज और हमारी सॉलिड स्टेज होती क्या है, इसको समझने से पहले हम पहले देख लेते हैं हमारी कंसिस्टेंसी लिमिट क्या होती है। तो कंसिस्टेंसी लिमिट मैंने अभी बता दिया है कि वाटर को ऐड किया। बेसिकली कंसिस्टेंसी लिमिट एक प्रकार का वाटर कंटेंट है ना, एक प्रकार का क्या है, वाटर कंटेंट है ना। और इट इज़ अ वाटर कंटेंट एट विच सॉइल चेंज, जिसमें सॉइल हमारी चेंज होती है एक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी से दूसरी स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी पे। मतलब हमारा कंसिस्टेंसी लिमिट क्या है, कंसिस्टेंसी लिमिट एक प्रकार का वाटर कंटेंट है, जिस वाटर कंटेंट पे हमारी क्या होती है, हमारी जो स्टेजेस है वो क्या हो रही होती है, एक स्टेज से दूसरी स्टेज में कंसिस्टेंसी चेंज हो रही होती है, वही हमारी क्या कहलाती है, कंसिस्टेंसी लिमिट कहलाती है। और इसी कंसिस्टेंसी के लिमिट पे कंसिस्टेंसी लिमिट के आधार पर हमारी जो है 3 प्रकार की लिमिट्स आती हैं। एक हमारा होता है लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट। अब इसको समझने से पहले हम देख लेते हैं कि लिक्विड स्टेज क्या होती है, प्लास्टिक स्टेज क्या होती है, सेमी सॉलिड स्टेज क्या होती है और हमारे पास सॉलिड स्टेज क्या होती है। तो हमने क्या किया, हम गए फील्ड में और फील्ड से उठा के लाई हमने क्या, सॉइल, एक सॉइल सैंपल लिया हमने। ये मान लो हमारे पास ये सॉइल सैंपल है, ये हमारे पास सॉइल सैंपल है। इस सॉइल सैंपल को जब हमने जूम करके देखा तो जूम करके देखने पे ये हमको कुछ इस तरीके से, हमारी जो सॉइल सैंपल है उस पर क्या होगा, हो सकता है वाटर हो सकता है हमारा उस पर सॉलिड्स तो होंगे ही होंगे और वाटर हो सकता है और उस पर एयर भी हो सकती है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ड्राई सॉइल सैंपल लेके आए। तो जब सैंपल लेके आए तो हमने देखा उस पर हमारे क्या है, उस पर सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स क्या हैं उस पर मौजूद हैं। अब सॉइल सैंपल लेके आ रहे हैं, कंसिस्टेंसी लिमिट को चेक करना है, तो ये स्टेजेस को लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उस सॉइल पे वाटर को ऐड करना पड़ेगा। तो इनिशियल में हम देख रहे हैं कि जब हमने इस सॉइल सैंपल को लेके आए तो इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम रहा होगा, है ना, इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। और इस पे क्या है हमारे, इस अभी इसके वॉइड्स में हो सकता है एयर हो, है ना, इसके वॉइड्स में भी हो सकता है, या हो सकता है कुछ मात्रा में वाटर भी हो सकता है ना। तो इनिशियली में क्या है, ये वॉइड्स हमारे खाली हैं। अब इन वॉइड्स में ये तो हमारे क्या है, ये जो है ये हमारे सॉलिड पार्टिकल हैं, और ये हमारा जो इस पे स्पेस दिख रहा है ये हमारे क्या है, वॉइड्स हैं। अब इन वॉइड्स में हमारे क्या हो सकती है, या तो एयर हो सकती है या तो हमारी वाटर हो सकती है। तो यदि हमारी स्टेज में, अब देखो इसी के को हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे और ये कर्व बनाएंगे। अब ये कर्व क्या है, हमारा वाटर कंटेंट, हम इस सॉइल सैंपल पे हम क्या करते जा रहे हैं, वाटर कंटेंट को ऐड करते जा रहे हैं और हमारा वॉल्यूम चेक करेंगे कि वॉल्यूम हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज कितना इंक्रीज हो रहा है ना। तो जो हमारा ये जो कर्व बनता है, ये हमारा कर्व बनता है किसके किसके बीच में, वाटर कंटेंट और वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जब देखेंगे अभी तो ये वॉइड्स हैं, वॉइड्स में हमने वाटर मिलाया, तो जब वाटर मिला रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमारा क्या होगा, सबसे पहले हमारी क्या लिखी हुई है, यहाँ पे सॉलिड स्टेज लिखी हुई है। अब यहाँ पर हमारा क्या है, सिर्फ सॉलिड्स मौजूद हैं और उसमें कुछ क्या है, वॉइड्स हैं, और वॉइड्स में हम क्या मिला रहे हैं, वाटर मिला रहे हैं। तो हमने कुछ मात्रा में वाटर कंटेंट मिलाया। अब इनिशियल में यदि हम देखेंगे तो ये सॉलिड्स है, तो इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होगा, तो इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम यहाँ तक तो है ही, है ना। और यहाँ पर हो सकता है कुछ वाटर मौजूद हो उस पर, है ना, यहाँ तक इस पर हो सकता है कुछ वाटर मौजूद हो, यार नहीं भी है तो यदि एयर भी मौजूद है तो हमने क्या किया, वाटर को उस पर मिलाते जा रहे हैं। वाटर को हम मिलाते जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो वॉइड्स है इनमें क्या होगा, वाटर फिल हो जाएगा। वाटर जब फिल हो जाएगा तब भी पे यदि हम देखेंगे अभी भी इसका सॉइल सैंपल का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। मतलब बोल सकते हैं कि वाटर ऐड किया वाटर कंटेंट ऐड करते जा रहे हैं, तो एक लिमिट ऐसी आएगी जहां पर हमारा क्या हो जाएगा कि ये वॉल्यूम पूरी तरीके से, ये जो पूरा का पूरा ये वॉल्यूम है, अभी वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा, सॉलिड स्टेज में वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा, जो वॉइड्स है उसमें क्या होता जा रहा है, वाटर फिल होता जा रहा है। एक स्टेज ऐसी आएगी कि अब इन वॉइड्स में पूरी तरीके से वाटर भर चुका है या वाटर पूरी तरीके से फिल हो चुका है। मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ये वॉइड्स है पूरी तरीके से क्या हो चुका है, ये जो सॉइल सैंपल है पूरी तरीके से सैचुरेटेड हो चुका है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की स्टेजेस को हम बोल सकते हैं कि यहाँ से ये वाली जो WS है, जिसको हम श्रिंकेज लिमिट भी बोलते हैं, है ना, इस लिमिट पे आके हमारा क्या हो जाएगा, ये कंडीशन कैसी हो जाएगी, सैचुरेटेड हो, सॉइल हमारी कैसी हो जाएगी, सैचुरेटेड हो जाएगी। और इससे ज़्यादा जब हम वाटर को ऐड करेंगे तो वाटर को ऐड करने पर क्या हो जाएगा, वाटर को ऐड करने पर क्या हो जाएगा, हमारा इसका वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका वॉल्यूम धीरे धीरे, अब यहाँ से देखो
इस पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे वॉल्यूम इसका इंक्रीज होते जा रहा है ना। अब जहां पर हमारा वॉल्यूम इंक्रीज होगा वो सॉलिड स्टेज से चेंज होकर किस स्टेज में पहुंच जाएगा, हमारा सैंपल सॉलिड स्टेज, सेमी सॉलिड स्टेज में पहुंच जाएगा। किस में पहुंच जाएगा, सेमी सॉलिड स्टेज में पहुंच जाएगा। फिर हमने वाटर कंटेंट को ऐड किया, वाटर कंटेंट या वाटर को ऐड करते जा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि उसका वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। फिर इसके बाद एक ऐसी लिमिट मिलेगी जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट। उस प्लास्टिक लिमिट में हमारा क्या हो जाएगा कि हम यदि इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि इस पे क्या होगा कि हमने इस प्लास्टिक लिमिट में जैसे ही वाटर को ऐड किया, तो वाटर को ऐड करते जा रहे हैं, तो अब यहाँ से हमारा कर्व देखो, वॉल्यूम हमारा इंक्रीज होता जा रहा है, सिर्फ स्टेजेस चेंज हो रही हैं। मतलब सॉलिड स्टेज से हम पहुंच गए सेमी सॉलिड स्टेज में। अब सेमी सॉलिड स्टेज के बाद अब यहाँ से आता है हमारा ये प्लास्टिक लिमिट। अब प्लास्टिक लिमिट क्या होती है, प्लास्टिक लिमिट एक ऐसी लिमिट होती है जहाँ से यदि हम 3 mm के थ्रेड्स बनाते हैं तो हमारे क्या होते हैं, वो ईजिली बन जाते हैं, ब्रेक नहीं होते हैं। यदि इससे कम वाटर कंटेंट होगा, मतलब 3 mm के थ्रेड यदि हमारे टूट रहे हैं, मतलब उसमें वाटर कंटेंट कम है, मतलब वो अभी किस लिमिट में, हमारी श्रिंकेज लिमिट से प्लास्टिक लिमिट के बीच में है हमारा वाटर कंटेंट। और जब हमारे वो आसानी से टूटेंगे नहीं, मतलब 3 mm के जो हम थ्रेड बनाएंगे अगर वो नहीं टूटते हैं, है ना, तो वो वहाँ पर जो वाटर कंटेंट मिलेगा वो वाटर कंटेंट हमारा क्या होगा, प्लास्टिक लिमिट होगा, है ना। वो वाटर कंटेंट हमारा क्या होगा, या वो लिमिट हमारी क्या होगी, प्लास्टिक लिमिट होगी, और वो वाटर कंटेंट क्या होगा, प्लास्टिक वाटर कंटेंट होगा। ठीक है। उसके बाद यदि हम और वाटर मिलाते हैं WP से आगे, प्लास्टिक अभी वॉल्यूम अब इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी स्टार्टिंग में WS में जो हमारी सॉइल थी वो कैसी कंडीशन में पहुँच गई थी, सैचुरेटेड कंडीशन में पहुँच गई थी। लेकिन जब हम WS से ज़्यादा वाटर मिला दिया, मतलब सैचुरेटेड कंडीशन से भी वाटर को ज़्यादा मिला दिया, S की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू S की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से यदि ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर हमारी ये जो आगे यदि हम देखेंगे जो हमारा कर्व है ये कैसा हो जाएगा, सुपर सैचुरेटेड स्टेज में पहुंच जाएगा। फिर इसके आगे जब हम देखते हैं तो हमने क्या किया, और वाटर मिलाया, और वाटर मिलाने के बाद हम देख रहे हैं कि अब हमारी जो सॉइल है बिल्कुल कैसी बिहेव करने लगी है, एज अ लिक्विड की तरह बिहेव करने लगी है। तो जहां से हमारी सॉइल लिक्विड की तरह बिहेव करने लगेगी वो लिमिट क्या हो जाएगी हमारी, वो लिमिट हमारी हो जाएगी लिक्विड लिमिट। आई थिंक ये कर्व समझ में आ गया होगा। कर्व में क्या है, हमने सॉइल सैंपल लिया, सॉइल सैंपल पे हमने वाटर ऐड किया, तो इनिशियली में उसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा है। एक लिमिट ऐसी आएगी जहां पर उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। वो लिमिट हमारी क्या कहलाती है, श्रिंकेज लिमिट कहलाती है। उसके बाद प्लास्टिक लिमिट होता है, और जब हमारी सॉइल एज अ लिक्विड बिहेव करने लगती है या उसमें फ्लो ऐसा बिहेव करती है कि वो फ्लो होने लगे, तो वो हमारी क्या कहलाती है, लिक्विड लिमिट कहलाती है। यहाँ तक कि ये चारों स्टेज समझ में आ गई होगी, लिक्विड स्टेज क्या होती है, प्लास्टिक स्टेज क्या होती है, सेमी सॉलिड स्टेज क्या होती है, सॉलिड स्टेज क्या होती है। सॉलिड स्टेज में हमारा वॉल्यूम चेंज नहीं होता है ना। सेमी सॉलिड यहाँ से इसके बाद की जो स्टेजेस हैं इनमें क्या होने लगता है, हमारा वॉल्यूम चेंज होने लगता है ना। वॉल्यूम धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है, और इसी वाटर कंटेंट के हिसाब से हम इनको डिफाइन कर देते हैं कि ये हमारी श्रिंकेज लिमिट को डिफाइन करेंगे, प्लास्टिक लिमिट को डिफाइन करेंगे, और लिक्विड लिमिट को डिफाइन करेंगे। तो कंसिस्टेंसी लिमिट के आधार पर ही हमने क्या किया, कंसिस्टेंसी को 3 पार्ट में डिवाइड किया, है ना। कंसिस्टेंसी लिमिट को हमने 3 टाइप से डिवाइड किया। पहली है हमारी लिक्विड लिमिट जिसको हम WL से शो कर रहे हैं, सेकंड है हमारे पास प्लास्टिक लिमिट जिसको हम WP से शो कर रहे हैं, और नेक्स्ट है हमारे पास श्रिंकेज लिमिट जिसको हम WS से शो कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज समझना है कि सॉलिड स्टेज क्या है हमारी, कि सॉलिड स्टेज क्या है हमारी, सॉलिड स्टेज क्या है हमारी। तो सॉलिड स्टेज में हम ये भी बोल सकते हैं कि वाटर कंटेंट हमारा 0 होगा तो भी वो सॉलिड स्टेज होगी, और वाटर कंटेंट हमारा यदि 0 से 1 तक जा रहा है तो भी वो सॉलिड स्टेज में ही रहेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि यदि S की वैल्यू 50% होगी तो सॉलिड स्टेज में नहीं होगा सॉइल सैंपल हमारा, है ना। तो वही लिखा हुआ है कि यदि ये हमारे सॉलिड्स हैं और इस पर यदि वाटर कंटेंट की वैल्यू 0 है। अब देखो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो वाटर कंटेंट की वैल्यू यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर वाटर कंटेंट की वैल्यू क्या है, 0 है, और वाटर कंटेंट की वैल्यू 0 है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम मिल ही रहा है हमारा, तो ये क्या हमारी सॉलिड स्टेज है। उसके बाद यदि हम देखते हैं कि इस कंडीशन पे आएंगे, तो इस कंडीशन पे जब हम देखेंगे तो यहाँ पर जो डिग्री वाटर कंटेंट का जो वैल्यू है, वाटर कंटेंट का जो वैल्यू है वो किसके बराबर पहुंच जाएगा, हमारा श्रिंकेज लिमिट के बराबर पहुंच जाएगा। बोल सकते हैं इस पर वाटर कंटेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू तो है, यहाँ पर वाटर कंटेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू है, मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमारा S की वैल्यू 1 तक पहुंच गया, कि ये पूरे के पूरे वॉइड्स जो हैं अब किससे फिल हो चुके हैं, वाटर से फिल हो चुके हैं। जब ये वाटर से फिल हो जाएंगे तो भी हमारा जो सॉइल है वो कैसी स्टेज में, हमारा सॉलिड स्टेज में है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं लिक्विड स्टेज क्या होती है, तो लिक्विड स्टेज वो स्टेज होती है जहां पर हमारी सॉइल
कि जो टेंडेंसी है वो कैसी हो जाती है, फ्लो करने की हो जाती है ना। इस जगह पे हमको सॉइल की कुछ ना कुछ शेयर स्ट्रेंथ भी मिलती है, और वो शेयर स्ट्रेंथ कितनी होती है हमारी, बेसिकली तो निग्लिजिबल होती है, लेकिन कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, निग्लिजिबल होती है लेकिन कुछ ना कुछ तो होगी वैल्यू, तो वो वैल्यू होती है हमारी 2.7 किलो पास्कल। ये भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है कि शेयर स्ट्रेंथ कितनी होती है लिक्विड लिमिट पे, तो कितनी होती है हमारी 2.7 किलो पास्कल। आई थिंक ये पूरा समझ में आ गया होगा, है ना। इस पर एक चीज और याद रखनी है कि यदि हमने जैसे हमने ये सॉइल सैंपल लेके आए, तो ये तो नेचुरल सॉइल है हमारी, जो नेचुरल सॉइल में जो वाटर कंटेंट की वैल्यू होती है जनरली, है ना, ये ऐसा कहीं पर फिक्स नहीं है। जनरली जो हम नेचुरल सॉइल जो सॉइल हम लेकर आते हैं उसका जो वाटर कंटेंट होता है वो कहाँ पर वेरी कर रहा होता है, तो प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट के बीच में कहीं पे हमारा वाटर कंटेंट होता है नेचुरल सॉइल का। ये प्रैक्टिकल से पता चला है ना। बेसिकली सारी सॉइल का नहीं, मतलब अप्रॉक्सीमेटली जो मैक्सिमम सारी सॉइल है हमारी वो कैसी होती है हमारी, उसका जो नेचुरल वाटर कंटेंट है वो WP और WL के बीच में लाई करता है। ठीक है, अब सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा, हमने देखा था यहाँ पर कंसिस्टेंसी लिमिट्स को डिफाइन किया था 3 पार्ट में। तो सबसे पहला है हमारा लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट को किस तरीके से कैलकुलेट करना है, तो बेसिकली लिक्विड लिमिट एक इंपेरिकल टाइप का हमने प्रैक्टिकल किया और उसके जो डेटा निकल के आया उसी के आधार पर हम बता रहे हैं। ऐसा कोई फैक्ट नहीं है इस पे, या इसको कुछ इंपेरिकल टाइप से है हमारा एक लिक्विड लिमिट, है ना। अब देखो इसको किस तरीके से निकालते हैं लिक्विड लिमिट को, तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि लिक्विड लिमिट होता क्या है। तो लिक्विड लिमिट क्या है हमारा, लिक्विड लिमिट क्या है कि एक ऐसा वाटर कंटेंट है, मतलब यदि हम यहाँ से देखें तो ये यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो ये क्या है, मिनिमम वाटर कंटेंट है। इसके आगे तो लिक्विड जो हमारी सॉइल है वो क्या हो जाएगी, फ्लो करने लगेगी। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ तक, ये यहाँ तक यदि हम बात करेंगे तो ये मिनिमम वाटर कंटेंट ही है जो कि सॉइल को क्या मतलब इस मिनिमम वाटर कंटेंट पे हमारी जो सॉइल है वो एज अ लिक्विड बिहेव करने लगेगी। तो ये जो मिनिमम वाटर कंटेंट है यही हमारा क्या होगा, हमारा लिक्विड लिमिट होगा। तो वही लिखा हुआ है, इट इज़ द मिनिमम वाटर कंटेंट। अच्छे से ध्यान देना, यहाँ पर मिनिमम वाटर कंटेंट लिखा है ना। मिनिमम वाटर कंटेंट क्यों लिखा है, क्योंकि इस मिनिमम वाटर मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो वाटर कंटेंट है ये वो मिनिमम वाटर कंटेंट है जहाँ पर हमारी लिक्विड जो हमारी जो सॉइल होगी वो ऐसा लिक्विड की जैसे बिहेव करने लगेगी। अब यदि यहाँ पर आएंगे तो मिनिमम थोड़ी कहला जाएगा वो, हम बात कर रहे हैं मिनिमम वाटर कंटेंट की। यदि यहाँ पर बात करेंगे इस वाटर कंटेंट पे तो भी हमारी सॉइल क्या है, लिक्विड की तरह बिहेव करेगी। यदि हम आगे जाएंगे तो भी हमारी वो लिक्विड की तरह बिहेव करेगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं उस मिनिमम वाटर कंटेंट की जहाँ पर वो लिक्विड की तरह बिहेव करने लगता है हमारा सॉइल सैंपल। इट इज़ अ मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल इज इन द लिक्विड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी हैज़ अ टेंडेंसी टू फ्लो, है ना। उसकी टेंडेंसी कैसे हो जाती है, फ्लो करने की, बिहेव लाइक अ लिक्विड। और हमारा जो सॉइल सैंपल है किसके जैसे बिहेव करने लगता है, लिक्विड के जैसे बिहेव करने लगता है ना। या हम दूसरे तरीके से इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ वाटर कंटेंट। ये वो वाटर कंटेंट है जहां पर हमारी सॉइल प्लास्टिक स्टेज से लिक्विड स्टेज में चेंज हो सकती है और लिक्विड स्टेज से प्लास्टिक स्टेज में चेंज हो सकती है ना। लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट में अभी बता दिया कि जो इस पर शेयर स्ट्रेंथ, लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट वो वाटर कंटेंट है जहां पर इसकी शेयर स्ट्रेंथ की जो वैल्यू है वो कितनी मिलने वाली है हमको, शेयर स्ट्रेंथ सॉइल की कितनी मिलेगी, 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या बोल सकते हैं 2.7 किलो पास्कल। अब ये लिक्विड लिमिट जो है, लिक्विड लिमिट को ही फाइंड करने के लिए 2 मेथड होती हैं। एक हमारी होती है कैसाग्रांडे मेथड और एक हमारे पास होती है कॉन पेनिट्रेशन मेथड, है ना। कैसाग्रांडे टूल है और एक हमारे पास है कैसाग्रांडे मेथड है और एक हमारी है कॉन पेनिट्रेशन मेथड। अब ये हमारी किस तरीके से होती है कैसाग्रांडे टूल या कैसाग्रांडे मेथड, कैसाग्रांडे मेथड किस तरीके से होती है, तो इसमें क्या होता है, एक हमारा एक कप टाइप का होता है, एक कप टाइप का होता है और उसके नीचे रखा होता है एक रबर पैड, एक रखा होता है उसके नीचे इस तरीके से एक रबर पैड रखा होता है। इस कप में, है ना, इस कप में हम क्या कर देते हैं, सॉइल को फिल कर देते हैं। अब सॉइल को फिल कर दिया, सॉइल को फिल करने के बाद हम उस पर क्या कर देते हैं, सॉइल पे हम क्या कर देते हैं, पहले थोड़ी सा वाटर ऐड कर देते हैं। वाटर ऐड करने के बाद हमने इसको क्या कर दिया, इसको कप में सॉइल को रख दिया और रखने के बाद हमारे पास एक कैसाग्रांडे टूल होता है ना, उसकी सहायता से हम इस पर क्या बना देते हैं, ग्रुप बना देते हैं, है ना। इसकी सहायता से हम इस पर क्या बना देते हैं, ग्रुप बना देते हैं 1/2 इंच का बीच में से, है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस कप, ये जो हमारा कप है, इस पैड में इस पर क्या करेंगे, नंबर ऑफ ब्लोज देंगे और इस पर इस तरीके से ये क्या होगा, इस पर गिरेगा। जब ये कप इस रबर पैड में गिरता है तो हमारी जो सॉइल जो हमने ग्रुप बनाया हुआ उसको बीच से जो सॉइल को डाल के और बीच से काट दिया है तो उसके बीच में सॉइल के बीच में गैप आ गया है। अब जब हम इसको इस तरीके से बार बार इस रबर पैड के ऊपर गिराएंगे तो वो सॉइल क्या होगी, पास में आ जाएगी। वो सॉइल क्या है हमारी, पास में आ जाएगी, क्योंकि उस पर वाटर कंटेंट को कुछ ना कुछ ऐड किया हुआ है हमने। अब हमको ये चेक करना है कि
जब हम 25 ब्लो दें, है ना, नंबर ऑफ जो ब्लोज हो हमारे वो जब वो 25 होंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, हमारी क्या है, जो हमारा जो ग्रूव है वो पूरी तरीके से फिल हो जाएगा। तो हमको बेसिकली निकालना है कि वो वाटर कंटेंट निकालना है जिस वाटर कंटेंट पे हम 25 नंबर ऑफ ब्लोज देंगे, तो वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल पास पास आ जाएगी। तो वो वाटर कंटेंट की वैल्यू ही हमारी क्या कहला जाएगी, हमारी लिक्विड लिमिट कहला जाएगी, है ना। अब ये जो हमने 25 लिया हुआ है ये बहुत सारे टेस्ट से आया है, इसलिए इसको एम्पिरिकल बोला था, है ना। जो डेटा है इसका 25। तो बेसिकली यदि हम बात करते हैं तो है क्या, कैसा ग्राइंडर टूल, नेट में सर्च करके देख सकते हो कि किस तरीके का दिखता है। तो एक कटोरी टाइप की होती है, उस कटोरी में हमने क्या कर दिया है, सॉइल को फिल कर दिया है और उस पर ग्रुप बना दिया है। ग्रुप बनाने के बाद उसको हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ ब्लोज दे रहे हैं। और जो रबर पैड और जो कटोरी के बीच का जो गैप होता है वो हमारा कितना होता है, 1 mm 10 mm का, या बोल सकते हैं 1 सेंटीमीटर का होता है। नंबर ऑफ ब्लोज देंगे तो बार बार उसके ऊपर क्या होगा, रबर पैड के ऊपर गिरेगा वो। जब वो गिरेगा बार बार तो उस पर क्या लगेगी, उस पर कुछ ना कुछ एनर्जी इंपार्ट होगी, और एनर्जी इंपार्ट होगी तो क्या होगी, वो जो सॉइल ग्रुप जो बना हुआ था उस पर सॉइल वापस से क्या हो जाएगी, फिल हो जाएगी। तो बेसिकली हमको ये निकालना है कि हमको वाटर कंटेंट निकालना, हम कंसिस्टेंसी लिमिट में भी देखे हैं कि हमको सॉइल में कितना वाटर ऐड करना है जिससे कि 25 नंबर ऑफ ब्लोज में हमारी जो ग्रुप बनाया था हमने वो ग्रुप पूरी तरीके से क्या हो गया, फिल हो गया। तो वो जो 25 नंबर ऑफ ब्लोज में जो वाटर कंटेंट की वैल्यू मिलेगी वो हमारी क्या होगी, लिक्विड लिमिट होगी। देखते हैं इस पर क्या है। सबसे पहले तो हमने क्या लिया, क्लेई सॉइल ले लिया, है ना, और इस पे हमने क्या कर दिया, कुछ मात्रा में वाटर कंटेंट को ऐड कर दिया, है ना। और उसके बाद हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, नंबर ऑफ ब्लोज प्रोवाइड कर रहे हैं इस पे, ठीक है। और हमने जो ग्रुप बनाया है वो ग्रुप कितने का है, 1/2 इंच का है। 1/2 इंच मतलब 12 mm का, ठीक है। इतना का हमने क्या बना दिया, उस पर ग्रुप बना दिया। उसके बाद नंबर ऑफ ब्लोज रिक्वायर टू क्लोज द ग्रुप, हम कैलकुलेट करेंगे कि हमको कितने नंबर ऑफ ब्लोज लग रहे हैं उस ग्रुप को वापस से भरने में। इस टेस्ट को हम बार बार रिपीट करते जाते हैं और उससे हमको क्या मिलती जाती है, वैल्यू मिल जाती है। जैसे कि यदि हम बात करते हैं कि हमने सपोज दैट कुछ वाटर कंटेंट ऐड किया इनिशियल में, और उसके बाद जो वो पूरा हमारा ग्रुप जो है वो पूरी तरीके से फिल हो गया, उस पर जो ब्लोज लगे वो हमारे N1 है। ऐसे यदि हम बात करते हैं, फिर हमने क्या किया, सेकेंड टाइम पे जो वाटर कंटेंट है उसकी वैल्यू क्या कर दी, हो सकता थोड़ी सा वाटर ऐड कर दिया, उस पर हमारे जो नंबर ऑफ ब्लोज हैं वो N2 लगे। उसके बाद फिर से हमने इस टेस्ट को रिपीट किया, और टेस्ट को रिपीट करने पर हमने देखा कि वाटर कंटेंट की वैल्यू कितनी है हमारी, कुछ वाटर कंटेंट फिर से ऐड कर दिया, उससे नंबर ऑफ ब्लोज की वैल्यू हमको कुछ मिली N3। इसी के हिसाब से हमने क्या किया, इस कर्व को बनाया हुआ है। ये कर्व हमारा कैसा है, हमारा वाई एक्सिस में हमारा क्या चल रहा है, वाटर कंटेंट चल रहा है, और एक्स एक्सिस में हमारा जो चल रहा है वो नंबर ऑफ ब्लोज चल रहे हैं। अब जो ये नंबर ऑफ ब्लोज चल रहे हैं हमारे, इनको हमको किस पे लेना है, लॉग स्केल पे लेना है। क्योंकि यदि हम वाटर कंटेंट की बात करें तो कुछ ना कुछ मात्रा में हम वाटर कंटेंट ऐड करते जा रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ ब्लोज हमको नहीं पता कितनी दे रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको लॉग स्केल में। यदि हम इसको लॉग स्केल पर नहीं लेते तो जो हमारा ये जो स्ट्रेट कर्व अभी मिल रहा है, जो लीनियर कर्व मिल रहा है, वो लीनियर ना मिलके हमको स्मूथ कर्व मिलता है ना। तो हमको इसको किस पे लेना पड़ेगा, लॉग स्केल पे लेना पड़ेगा, क्योंकि हम स्मूथ कर्व को नहीं लेंगे, है ना। तो हम इसको लेते हैं लॉग स्केल में। अब जब हमने इसको लॉग स्केल पे लिया तो हमने जो W2 की वैल्यू थी, हमको कुछ इस तरीके का कर्व मिला, लीनियर कर्व मिला। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमको यहाँ पर W2 की जो वैल्यू है, अब ये जो कर्व मिलेगा वो कैसे मिलेगा, हमको वाटर कंटेंट हमने कितना ऐड किया है, नंबर ऑफ ब्लोज हमारे कितने लगे, है ना, इन सब की वैल्यू को पुट किया तो हमको इस तरीके का एक कर्व मिल गया लॉग स्केल पर, जब हमने इसको पुट किया, है ना। उसके बाद हम जब देखेंगे कि ये जो हमारी लाइन है इसका जो स्लोप बन रहा है, इसका जो स्लोप होगा वो स्लोप किसके बराबर होता है, फ्लो इंडेक्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, फ्लो इंडेक्स के। अब ये फ्लो इंडेक्स नाम से समझ में आ रहा है, फ्लो इंडेक्स। अब फ्लो इंडेक्स यदि फ्लो ज्यादा करेगी तो उसकी शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होगी, शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। मतलब एक चीज यहां से समझ में आ रही है, यदि फ्लो इंडेक्स की वैल्यू हमारी क्या है, यदि जो फ्लो इंडेक्स की जो वैल्यू है यदि हमारी वो ज्यादा है तो शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि जो फ्लो इंडेक्स है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, किसके, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल के। अब यहां से इसका स्लोप यदि हम निकालें तो इस स्लोप को यदि हम निकालना चाहें, इस स्लोप को यदि हम निकालना चाहें, ये जो स्लोप है हमारा, ये जो कर्व है इसका यदि हम स्लोप निकालना चाहें तो ये स्लोप कितना जाएगा, W2 माइनस W1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, log n माइनस log n2, है ना। ये W2 माइनस W1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, log n माइनस log n2। यहाँ पे हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हम यहाँ पर सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर साइन की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया है, मोड लगा दिया है ना।
अब यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा W2 माइनस W1 डिवाइड बाई लॉग, अब हमारा log n1 माइनस log n2 था तो उसको हमने और आगे सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा log n1 डिवाइड बाई n2, है ना। तो इस तरीके से हमारा फ्लो इंडेक्स का ये फॉर्मूला आ गया, और फ्लो इंडेक्स सिग्निफाई किसको सिग्निफाई करता है, हमारा शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल को, ठीक है, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल को। यहाँ तक की चीज क्लियर है, यहाँ तक की चीज क्लियर है ना। अब वाटर कंटेंट की डेफिनेशन वही जो अभी बताई थी, वाटर कंटेंट एट विच 25 नंबर ऑफ ब्लोज, है ना, जिस पे 20 वह वाटर कंटेंट जिस पे 25 नंबर ऑफ ब्लोज देंगे वही हमारा क्या कहला जाएगा, वही हमारा क्या कहला जाएगा, लिक्विड लिमिट कहला जाएगा। और उस 25 ब्लोज में हमारा जो ग्रुप है वो पूरी तरीके से क्लोज हो जाना चाहिए। तो सपोज जिस पे हम वाटर 25 नंबर ऑफ ब्लोज दे रहे हैं वो वाटर कंटेंट हमारा क्या है, WL है ना, और इस पे जो नंबर ऑफ ब्लोज लगे हमारे कितने हैं, 25 हैं। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से हमारा निकल के आया है क्या, इस यहाँ से हमारा क्या निकल के आया, फ्लो इंडेक्स निकल के आया है, और लिक्विड लिमिट भी निकल के आ गई। लिक्विड लिमिट कैसे निकल के आएगी कि 25 नंबर ऑफ ब्लोज पर जो वाटर कंटेंट हमको मिला जिससे कि हमारा ग्रुप क्लोज हो गया, वो हमारा क्या है, वाटर कंटेंट है। अच्छा, इस पर एक चीज़ और याद रखनी है कि जो हमारा ये पूरा का पूरा जो ये टेस्ट रिजल्ट है वो हमारा कैसा ग्रांटे का जो स्टैंडर्ड जो टूल है ना, उसी पर ही बेस्ड है हमारा। यदि हमने स्टैंडर्ड टूल यदि यूज़ नहीं किया तो ये सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है, ओके। अच्छा, इस पर एक चीज़ और याद रखनी है कि जो हमने कैसा ग्रांडेड टूल में जो रबर पैड यूज़ किया था, जो हमने रबर पैड यूज़ किया था, यदि हमने रबर पैड कैसा यूज़ किया हुआ है, हार्ड रबर पैड यूज़ किया है ना, यदि हमने हार्ड रबर पैड यूज़ किया है तो अब एक बात बताओ, हमने क्या किया, हार्ड रबर पैड यूज़ किया तो जब हम इस जो हमारा कप था यदि जब इस पर बार बार गिरेगा तो जल्दी, यदि रबर पैड हमारा हार्ड होगा तो क्या होगा, ग्रुप जल्दी से फिल हो जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा तेजी से इस पे लगेगा। जब ये ज़्यादा तेजी से इस पे लगेगा, ज़्यादा ठोकर लगेगी इस पे, या बोल सकते हैं ज़्यादा एनर्जी इंपार्ट होगी, ज़्यादा एनर्जी इंपार्ट होगी तो ग्रुप ज़्यादा जल्दी से क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। उस कंडीशन पे हमको जो नंबर ऑफ ब्लोज है वो क्या करने पड़ेंगे, कम देने पड़ेंगे। जब नंबर ऑफ ब्लोज कम देने पड़ेंगे तो जो हमारी लिक्विड लिमिट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, हमारी डिक्रीज हो जाएगी, है ना। और इसका जस्ट अपोजिट यदि हम कर दें कि रबर पैड हमारा यदि हमने क्या ले लिया है, सॉफ्ट ले लिया है, तो सॉफ्ट यदि रबर पैड ले लेंगे तो उस पर एनर्जी जो इंपार्ट होगी वो कम होगी। सॉइल जब ये जो हमारा कप है जब इस पर सॉफ्ट रबर पैड में गिरेगा तो हमको क्या होगा कि जो हमारा ग्रुप है वो जल्दी से नहीं भरेगा। मतलब हम बोल सकते हैं 25 नंबर ऑफ ब्लोज से ज़्यादा हमको ब्लोज देने पड़ेंगे। जब उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी 25 नंबर ऑफ ब्लोज की तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी लिक्विड लिमिट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो हमारा कर्व है, यदि इस कर्व में हम देखें, ये जो हमारा कर्व है यदि हम इस कर्व पे देखें, यदि हमने हार्ड रबर पैड यूज कर लिया तो ये हमारा जो कर्व है इसके लिए लिक्विड लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, जिसके लिए ये हमारा कर्व कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, जिससे कि हमारा ये कर्व क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये कब है, जब हमने हार्ड रबर पैड यूज कर लिया। और यदि सॉफ्ट रबर पैड यूज करेंगे तो हमारा जो ये कर्व है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यहां तक की चीज क्लियर है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन पेनिट्रेशन। अब कॉन पेनिट्रेशन में देखेंगे हम, कॉन पेनिट्रेशन की सहायता से भी हम लिक्विड लिमिट को फाइंड करते हैं, है ना। तो इस पर होता क्या है कॉन पेनिट्रेशन टेस्ट में, तो हमारे पास एक सिलेंड्रिकल मोल्ड होता है ना। हमारे पास ये जो है हमारा ये सिलेंड्रिकल मोल्ड है, ये हमारा सिलेंड्रिकल मोल्ड है, ठीक है, जिसमें हमारी सॉइल है हमारी इसके अंदर, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल मोल्ड कितने का होता है, 50 mm का इसका क्या होता है, डायामीटर होता है, और 50 mm की इसकी हाइट होती है। इस पर एक ये हमारे पास एक कोन है, ये हमारे पास एक कोन है। इस कोन को हम क्या करते हैं, इस सॉइल सैंपल के ऊपर रखते हैं, है ना, इस सॉइल सैंपल के ऊपर रखते हैं और देखते हैं हमारा कि जब 5 सेकेंड में 20 mm का जब पेनिट्रेशन दे, वो वाटर कंटेंट हमने सॉइल में क्या किया, सॉइल में हमने वाटर मिलाया हुआ है, सॉइल पे हमने वाटर मिला दिया, तो हमको निकालना वो वाटर कंटेंट जिसमें कि हमारा 20 mm का पेनिट्रेशन 5 सेकेंड में हो जाए, वो वैल्यू हमारी क्या कहलाएगी, लिक्विड लिमिट कहलाएगी, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है। अच्छा, उसके बाद इस पर हमारे पास ये पता है हमको कि कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि ये कोन जो है, कोन का वेट कितना होता है, तो कोन का वेट हमारा होता है 80 ग्राम का, और जो कोन का जो एंगल होता, कोन एंगल होता हमारे पास 30 डिग्री का, ठीक है। और कुछ ज़्यादा कुछ इस पर खास है नहीं है, ठीक है। यहाँ से एक बात और समझ में आती है हमको कि जो लिक्विड लिमिट है हमारी, यदि लिक्विड लिमिट जो होती है हमारी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसी कंप्रेसिबिलिटी के। यदि हमारी लिक्विड लिमिट ज़्यादा है तो हमारी जो सॉइल है वो उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यदि हमारी लिक्विड लिमिट कम है तो उसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो क्या होगी, कम होगी।
यहाँ तक की चीज़ क्लियर? ओके। नेक्स्ट लिमिट आती है हमारे पास प्लास्टिक लिमिट। नेक्स्ट लिमिट है हमारे पास प्लास्टिक लिमिट। तो प्लास्टिक लिमिट क्या है? अभी हम लिक्विड लिमिट में थे। लिक्विड लिमिट से पहले क्या आती है हमारी? प्लास्टिक स्टेज आती है। लिक्विड स्टेज से पहले क्या आती है हमारी? प्लास्टिक स्टेज आती है। मतलब वो वाटर कंटेंट, अब ये यहाँ पर भी क्या है, ये वाटर कंटेंट है, तो ये वाला जो पॉइंट है WP, या इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट। इस लिमिट में यदि हम देखेंगे तो इस लिमिट पे ये मिनिमम वो लिमिट है जहां पर हमारे 3 mm के जो थ्रेड्स हैं वो बन सकते हैं बिना क्रम्बल हुए। यदि WP से हम कम आएंगे तो हमारे जो 3 mm के जो थ्रेड हैं वो क्या हो जाएंगे, उस पर क्रैक्स आने लगेंगे। और यदि हम, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि यदि चलो हमने WP से ज़्यादा वाटर कंटेंट दे दिया तो क्या वो जो थ्रेड बनाएंगे क्या वो टूट जाएंगे? तो वो टूटते नहीं हैं, वो आपके क्या हो जाते हैं, आसानी से बन जाते हैं। लेकिन इससे कम यदि वाटर कंटेंट होगा तो क्या हो जाएंगे, वो ब्रेक हो जाएंगे जो आपके थ्रेड्स हैं, ठीक है, 3 mm के। तो प्लास्टिक लिमिट क्या है? इट इज अ मिनिमम वाटर कंटेंट। ये भी यहाँ पर क्या है, मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल इज इन प्लास्टिक स्टेज। वो वाटर कंटेंट जहां पर, वो मिनिमम वाटर कंटेंट जहां पे सॉइल हमारी क्या कहां पर पहुंच जाती है, प्लास्टिक स्टेज पे पहुंच जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक लिमिट बोलते हैं। या दूसरे तरीके से इसको ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि वाटर कंटेंट, वो वाटर कंटेंट जहां पे सॉइल चेंज करती है अपनी कंसिस्टेंसी क्या कर लेती है, प्लास्टिक स्टेज से सेमी सॉलिड स्टेज में चेंज हो सकती है, या तो सेमी सॉलिड स्टेज से प्लास्टिक स्टेज में चेंज हो सकती है। वो वाटर कंटेंट हमारा क्या कहलाता है, प्लास्टिक लिमिट कहलाता है। नेक्स्ट है इट इज द वाटर। दूसरे तरीके से भी इसको और क्लासिफाई कर सकते हैं, इट इज द वाटर कंटेंट बिलो विच सॉइल begins to crumble when rolled into the thread of 3 mm। मतलब अभी मैंने बता दिया कि यदि 3 mm के हम यदि थ्रेड बना रहे हैं तो वो वाटर कंटेंट जहां पर वो ब्रेक ना हो, है ना, जो 3 mm के जो हम थ्रेड बना रहे हैं तो वो आपके क्या ना हो, ब्रेक ना हो, वो वाटर कंटेंट हमारा क्या कहलाता है, प्लास्टिक लिमिट कहलाता है। यहां तक की चीजें क्लियर है? ओके। नेक्स्ट है हमारे पास श्रिंकेज लिमिट। और श्रिंकेज लिमिट से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं एग्जाम पे। श्रिंकेज लिमिट से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम पे। अब यदि हम बात करते हैं तो श्रिंकेज लिमिट क्या है, ये हमारी ये दिख रही है WS। अब WS में हमको दिख रहा है कि यहाँ पे हमने वाटर कंटेंट को क्या किया है, वाटर कंटेंट बढ़ाते जा रहे हैं। जब वाटर कंटेंट हम बढ़ाते जा रहे हैं तो उसका वॉल्यूम WS से पहले तक, WS वो पॉइंट है जहां पर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। यहां पर वॉल्यूम क्या है, WS की लिमिट तक वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है। वॉल्यूम यहां पर कुछ ना कुछ जो वैल्यू होगी वॉल्यूम की, वो वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। या दूसरे तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि WS तक पहुंचने में हमारी सॉइल क्या है, सैचुरेटेड रहती है। लेकिन जैसे ही हम उससे ऊपर जाएंगे, वो वाटर कंटेंट जहां पर हमारी जो सॉइल है वो कैसी है, सैचुरेटेड। लेकिन यदि उससे ज्यादा हम जाएंगे तो हमारी जो सॉइल है वो क्या हो जाएगी, सुपर सैचुरेटेड हो जाएगी, है ना। इट इज द मिनिमम वाटर कंटेंट। अच्छे से देखना, ये यहां पर लिखा हुआ है मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल इज सैचुरेटेड। वो वाटर कंटेंट जहां पे सॉइल हमारी वो मिनिमम वाटर कंटेंट जहां पे हमारी सॉइल सैचुरेशन में पहुंच जाती है। मतलब यदि स्टार्टिंग में यदि हम बात करते हैं तो स्टार्टिंग में उस पर वाटर कंटेंट की वैल्यू क्या है, उस पर 0 है। लेकिन श्रिंकेज लिमिट पर जाके इसकी जो वाटर कंटेंट की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, श्रिंकेज लिमिट के बराबर हो जाती है। और ये बोल सकते हैं कि पूरी तरीके से डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। दूसरी चीज यदि हम बात करते हैं, इट इज द मैक्सिमम वाटर कंटेंट। कई बार डेफिनेशन ये भी आ जाती है मैक्सिमम वाटर कंटेंट की। इट इज द मैक्सिमम वाटर कंटेंट at which there is no change in the soil volume। मतलब ये मैक्सिमम वो वाटर कंटेंट है जहां पर आपका वॉल्यूम चेंज नहीं होता। उससे थोड़ी सा भी वाटर कंटेंट यदि आपने इंक्रीज कर दिया तो सॉइल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो मैक्सिमम वो वाटर कंटेंट जहां तक कि आपका वॉल्यूम चेंज ना हो वो क्या कहलाता है, हमारा श्रिंकेज लिमिट कहलाता है। या इसको ऐसे भी बता सकते हैं कि वो वाटर कंटेंट जहां पर हमारी जो श्रिंकेज लिमिट है वो वाटर कंटेंट है जहां पर वो आसानी से अपनी कंसिस्टेंसी सॉलिड स्टेट से सेमी सॉलिड या सेमी सॉलिड से सॉलिड स्टेट में चेंज हो सकती है। वो क्या कहलाती है, हमारी श्रिंकेज लिमिट कहलाती है। अच्छा, इस पे हमको 3 केस देखने को मिलेंगे। 3 केस देखने को मिलेंगे किस तरीके से श्रिंकेज लिमिट में। एक कंडीशन ये है कि जब वाटर कंटेंट की वैल्यू इससे कम है, मतलब वाटर कंटेंट हमारा यहाँ कहीं पे है, इससे कम है श्रिंकेज लिमिट से, तो जब हमारा वाटर कंटेंट श्रिंकेज लिमिट से कम है तो ऐसी सॉइल को हम क्या बोलते हैं, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल बोलते हैं, है ना। तो इस पे जो वाटर कंटेंट की वैल्यू है वो कहां से कहां तक वेरी कर सकती है, 0 से लेकर श्रिंकेज लिमिट तक। सेकेंड कंडीशन ये है कि हमारा श्रिंकेज लिमिट उस लिमिट को बोलेंगे जहां पे हमारा वाटर कंटेंट श्रिंकेज लिमिट के पास पहुंच जाता है, वहां पर डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, 1 होता है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, अच्छा डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 है लेकिन यहां पर वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है।
तीसरी कंडीशन यदि हम बात करते हैं कि यदि हमारा वाटर कंटेंट श्रिंकेज लिमिट से ज़्यादा पहुंच गया हो, यदि हमारा वाटर कंटेंट श्रिंकेज लिमिट से ज़्यादा पहुंच गया तो हमारी सॉइल सुपर सैचुरेटेड कंडीशन में पहुंच जाती है और वहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है ना। ठीक है, उसके बाद हमको श्रिंकेज लिमिट का डिटर्मिनेशन किस तरीके से करना है, तो हमने क्या बनाया, श्रिंकेज लिमिट तक को हमने क्या इस तरीके से शो कर लिया। इसके हमने 3 केस ले लिए, ये हमारा ये यहाँ पर चल रहा है, ये वाटर कंटेंट इंक्रीज कर रहे हैं हम, और ये यहाँ पर है हमारा वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं। अच्छा, इसके 3 केस हैं। पहला केस जो देखा हमने, वाटर कंटेंट यदि हमारा 0 है। दूसरा केस है हमारे पास कि वाटर कंटेंट हमारा श्रिंकेज लिमिट के बराबर है, और तीसरा केस है हमारा श्रिंकेज लिमिट से वाटर कंटेंट ज़्यादा है। तो सबसे पहले हमने इसको नाम दे दिया, सपोज दैट श्रिंकेज लिमिट से जो ज़्यादा वाटर कंटेंट है उसकी वैल्यू क्या है, हमारी W1 है, और यहाँ पर जो वॉल्यूम, इस वाटर कंटेंट के लिए जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ वो कितना है, V1 है। सेकेंड केस है हमारे पास कि जब हमारा वाटर कंटेंट श्रिंकेज लिमिट के बराबर है और इस कंडीशन में जो वॉल्यूम की वैल्यू है वो क्या है, हमारी V2 है। और तीसरी कंडीशन हमने ली हुई है कि जो हमारा वाटर कंटेंट है, वाटर कंटेंट 0 है। जब वाटर कंटेंट 0 है उस कंडीशन पे भी यदि हम देखेंगे तो हमारा वॉल्यूम कितना मिल रहा है, हमको V2 के बराबर मिल रहा है। अब फर्स्ट केस, सेकेंड केस और थर्ड केस को हमने बनाया, कैसे, फेज डायग्राम बनाया। फेज डायग्राम जब हम बना रहे हैं तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर क्या है, हमारा वाटर कंटेंट हमारा ग्रेटर देन है श्रिंकेज लिमिट से, श्रिंकेज लिमिट से ग्रेटर देन है यदि वाटर कंटेंट, तो हम देखेंगे हमारी सॉइल में क्या होगा, वाटर होगा। ये यहाँ पर क्या है, वाटर है, ये यहाँ पर क्या है, वाटर है, ठीक है। और हमारा सॉलिड्स है, वाटर है और सॉलिड्स है, क्योंकि जब वाटर पूरी तरीके से फिल हो गया तो वो सुपर सैचुरेटेड स्टेट में है, और सुपर सैचुरेटेड स्टेट में है मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सपोज इसका वॉल्यूम क्या है हमारा, इस कंडीशन पर वाटर कंटेंट जब W1 होगा तो W1 की वैल्यू क्या है, हमारी श्रिंकेज लिमिट से, WS से हमारी क्या है, ग्रेटर है। उस कंडीशन पे जो इसका वॉल्यूम है वो क्या है, हमारा V1 है। और इस पर हमने जब फेज डायग्राम बनाया तो इसका ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स तो चेंज नहीं होने वाले हैं लास्ट तक, है ना, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सेम रहने वाला है। ये वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ पर यदि बात करते हैं तो ये इतना है, इस पर वॉल्यूम ज़्यादा है। सेकेंड केस है, तो इस कंडीशन में क्या है, सॉइल हमारी सुपर सैचुरेटेड कंडीशन पे है। फिर हमने क्या कर दिया, इस सैंपल को हीट कर दिया। हीट करने के बाद हम एक ऐसी कंडीशन में पहुंच रहे हैं जहां पर उसका जो वाटर कंटेंट है अभी ज़्यादा था श्रिंकेज लिमिट से, लेकिन अब कहाँ पहुंच गया, जो वाटर कंटेंट है वो श्रिंकेज लिमिट के बराबर पहुंच गया, है ना। प्रैक्टिकली ऐसा मिलना पॉसिबल, मतलब बहुत मुश्किल से, मतलब ऐसा एक क्षण भर के लिए मिलता है। बाकी जब हमने इसको हीट किया तो ऐसा बिल्कुल प्रैक्टिकली ऐसा देखने को मिलता नहीं है जनरली, है ना। एक कुछ सेकेंड्स के लिए ये कंडीशन आती है, एक प्रकार की कंडीशन है जो हीट करते समय मिल जाती है ना। तो ये यदि हम बात करते हैं, हमने इस सैंपल को क्या कर दिया, हीट कर दिया, तो एक ऐसी कंडीशन होगी कहीं पे, एक ऐसी कंडीशन होगी कहीं पे जहां पे कि क्या होगा, वाटर कंटेंट की वैल्यू श्रिंकेज लिमिट के बराबर आ जाएगी। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो ये वाला वाटर था, एक्स्ट्रा वाटर था, वो वाटर तो क्या हो गया, इवोपरेट हो गया, है ना। अब यदि हम बात करते हैं कि हमारा वाटर कंटेंट कहाँ पहुंच गया, श्रिंकेज लिमिट में, देन अब इसका जो वॉल्यूम है, इस सेकेंड कंडीशन पे यदि हम देखेंगे तो सेकेंड कंडीशन पे जो हमारा वाटर कंटेंट की वैल्यू है, मतलब जो W2 है हमारा, वो किसके बराबर पहुंच गया है, श्रिंकेज लिमिट के बराबर। और इस कंडीशन पे जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम क्या है, हमारा V2। पहले वॉल्यूम V1 था, अब वॉल्यूम डिक्रीज हो गया और वॉल्यूम क्या हो गया है, V2 हो गया है, ठीक है। थर्ड कंडीशन है हमारी, अब यहां पर देखो, यहां पर क्या है, वाटर है और दूसरी चीज क्या है, सॉलिड्स है। नेक्स्ट यदि हम तीसरी कंडीशन की बात करें कि अब हमने इसको और हीट कर दिया, और हीट करने के बाद अब ऐसी कंडीशन में पहुंच गए कि उसका वाटर कंटेंट बिल्कुल खत्म है, अब बिल्कुल ड्राई सॉइल हो चुका है ना, वाटर कंटेंट उसमें बिल्कुल भी नहीं है। जब वाटर कंटेंट उसमें बिल्कुल भी नहीं है तब भी पे हमको ये दिख रहा है कि इस पे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना रहेगा, V2। मतलब सेकेंड कंडीशन और जो थर्ड कंडीशन है हमारी, उस पर वॉल्यूम क्या रहने वाला है, हमारा सेम रहने वाला है। दिख भी रहा है हमको डायग्राम पे कि यहाँ पर भी यदि श्रिंकेज लिमिट के बराबर है तो भी इसका वॉल्यूम हमारा V2 है, और जब वाटर कंटेंट 0 है तब भी हमारा वॉल्यूम क्या है, V2 है। बस कंडीशन क्या रहेगी, यहाँ पर जो वाटर था, वाटर की जगह क्या आ जाएगा, अब एयर हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा वाटर इवोपरेट हो चुका है। और सॉलिड्स तो तीनों केस में चेंज नहीं होने वाले हैं, जो सॉलिड्स का वॉल्यूम होगा वो सेम रहेगा। अब ये 3 केस हैं, इन 3 केस की सहायता से हमको क्या करना है, श्रिंकेज लिमिट को कैलकुलेट करना है। अब यदि हम बात करते हैं कि ये जो पहला वाला सैंपल था, जब वाटर कंटेंट की वैल्यू श्रिंकेज लिमिट से ग्रेटर थी, इस कंडीशन में इसका वॉल्यूम V1 है, तो इसका कुछ ना कुछ वेट होगा। अब ये वेट ऑफ वाटर है प्लस ये क्या है, वेट ऑफ सॉलिड है ना। और यदि हम सेकेंड वाले केस के, हम इन दोनों केस को यदि कंपेयर करके क्या निकालना चाहते हैं, हम इन दोनों केस को, क्योंकि वेट ऑफ सॉलिड्स तो हमारे क्या है, सेम है
है ना। वाटर का क्या हुआ है, वाटर हमारा इवापोरेट हो गया। कितना वाटर इवापोरेट हुआ है यदि हम निकालना चाहें तो हमको क्या मिल जाएगा, इस वाटर में से हम क्या कर दें, इस वाटर को माइनस कर देंगे तो हमको ये वाटर मिल जाएगा, सीधी सीधी सी बात है। तो यदि हम बात करते हैं कि हमको ये निकालना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो हमको पता है यदि हमको ये वाला वेट निकालना है तो वेट इक्वल टू क्या होता है, एक तो वेट इक्वल टू हमको पता है यूनिट वेट इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम होता है। तो सबसे पहले हम क्या कर दें, वेट यदि हम निकालना चाहते हैं तो वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू यूनिट वेट, है ना। अब हमको वाटर का निकालना तो यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब हमको पता होना चाहिए कि इतनी जगह का वॉल्यूम कितना है, तो इस जगह का यदि वॉल्यूम निकालना है, इस जगह का यदि वेट निकालना तो वेट को निकालेंगे वॉल्यूम के टर्म में, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पहले तो हमको वॉल्यूम पता करना पड़ेगा, तो इस वाले वॉल्यूम में से इस वाले वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो ये वॉल्यूम मिल जाएगा, मतलब V1 माइनस V2 इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इस जगह में जितना वाटर क्या हो गया है, इवापोरेट हो गया, तो इवापोरेटेड वाटर का जो वेट होगा वो कितना हो जाएगा, V1 माइनस V2 इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, है ना। ये निकाल लिया। अच्छा, उसके बाद यदि हमको निकालना है, सपोज हमको निकालना है कि ये वेट ऑफ वाटर कितना है, ये वेट ऑफ वाटर कितना, तो हमको पता है वेट ऑफ वाटर इक्वल टू क्या है हमारे पास, यदि हम टोटल वेट की बात करें तो टोटल वेट हमारे पास क्या है, W1, और ये टोटल वेट किसके बराबर है हमारा, ये वाला जो वेट होगा हमारा, सपोज दैट ये x है, ये वाला वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है तो x क्या है हमारे पास, W1 माइनस WS हमको निकालना है ये वाला वेट ऑफ वाटर। तो हमको पता है ये टोटल कितना है, W1, और ये W1 किसके बराबर है हमारे पास, ये वाले वेट के बराबर, V1 माइनस V2 यूनिट वेट ऑफ वाटर प्लस x प्लस हमारा WS, ये हो जाएगा। हमको यहां से निकालना है ये वाला वेट ऑफ वाटर, मतलब हमको x निकालना है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, W1 माइनस V1 माइनस V2 यूनिट वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, ये निकल के आ जाएगा, है ना, ये निकल के आ जाएगा। तो हमको ये वाला वेट ऑफ वाटर भी मिल गया, W1 माइनस V1 माइनस V2 यूनिट वेट ऑफ वाटर प्लस WS, ठीक है, यहां तक की चीज क्लियर है। अब हमने निकाल लिया श्रिंकेज लिमिट, तो श्रिंकेज लिमिट, ये श्रिंकेज लिमिट निकालना है, ये तो ये है क्या, बेसिकली ये वाटर कंटेंट ही है। तो वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ वाटर, तो यदि हम वेट ऑफ वाटर की बात करेंगे तो वेट ऑफ वाटर हमने ये निकाल लिया, कितना जाएगा, W1 माइनस V1 माइनस V2 यूनिट वेट ऑफ वाटर प्लस माइनस WS, यहां पर क्या है ये माइनस WS, ये साइड आएगा तो, है ना, क्या हो जाएगा, माइनस WS डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड, मतलब वेट ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, ये वेट ऑफ सॉलिड जो इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। यहां से हमको निकल के आ जाएगा एक तो श्रिंकेज लिमिट। यहां तक ये चीज क्लियर है, ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से बना है, ये फॉर्मूले को कैसे निकालना है ये बनना चाहिए, क्योंकि कई बार V1 और V2 के टर्म में समझ में नहीं आएगा। तो हमको किस तरीके से निकाला, हमने क्या निकाला है, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर ये निकाला। वेट ऑफ वाटर निकालने के लिए क्या किया, इस टोटल वेट में से इसको और इसको माइनस कर दिया तो हमको ये मिल जाएगा, ठीक है। और वेट ऑफ सॉलिड तो हमको पता है, ठीक है। सेकेंड केस, एक तो ये फॉर्मूला हो गया श्रिंकेज लिमिट निकालने का। एक फॉर्मूला और हम निकाल सकते हैं श्रिंकेज लिमिट का, किस तरीके से निकालेंगे। अब हमने क्या ले लिया, जो हमारा केस 2 है, केस 2 जो हमारा ये है, इसकी सहायता से यदि हम श्रिंकेज लिमिट निकालना चाहें तो किस तरीके से निकालते हैं, देखना। ये हमारे पास इसका वॉल्यूम क्या है, V2 है, ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है, ये हमारे पास क्या है, वेट ऑफ सॉलिड, और ये है हमारे पास वेट ऑफ वाटर, ये हमारे पास वेट ऑफ वाटर। बस इस पे हमने क्या कर दिया, इस कंडीशन पे सेकेंड स्टेज पे हमने क्या लगा दिया, वाटर कंटेंट का फॉर्मूला। तो वाटर कंटेंट का फॉर्मूला जब हम लगा रहे हैं तो वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड। अब इसमें यदि हम बात करते हैं तो वेट ऑफ वाटर की वैल्यू क्या आने वाली है, इस पे यदि हम बात कर रहे हैं वेट ऑफ वाटर की वैल्यू, तो हमको पता है यूनिट वेट ऑफ वाटर इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। हमको निकालना है वेट, तो वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो हमको ये वेट ऑफ वाटर चाहिए है, हमको चाहिए है वेट ऑफ वाटर। तो वेट ऑफ वाटर के लिए हमको ये यहाँ का वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो हमको पता है ये टोटल वॉल्यूम, ये हमारा V2 है, V2 में से यदि सॉलिड का वॉल्यूम माइनस कर दें इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, तो हमको मिल जाएगा क्या, इस जगह का वेट, है ना, इस जगह का हमको क्या मिल जाएगा, वेट मिल जाएगा। तो हमने वेट ऑफ वाटर की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड। अब इसको हम आगे और सॉल्व कर लें, यदि आगे और सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से हमने यूनिट वेट ऑफ वाटर का मल्टीप्लाई कर दिया, तो V2 यूनिट वेट ऑफ वाटर माइनस
वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड। अब हमने क्या कर दिया, इसको हमने ये जो हमारा यूनिट वेट ऑफ वाटर है इसको हमने यहीं रहने दिया। जो वॉल्यूम है ये क्या है, ये टोटल वॉल्यूम है, मतलब इसको हमने V2 से शो किया। V2 को हम नीचे ले गए WS का, और यहाँ पर भी हम क्या ले गए, VS को नीचे ले गए। तो यहाँ से हमको एक चीज ये समझ में आ रही है कि वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। वेट ऑफ सॉलिड ये क्या है, V2 क्या है, टोटल वॉल्यूम है। तो वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, ड्राई यूनिट वेट, है ना। और यदि हम बात करते हैं वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, क्या हो जाएगा, सॉलिड का यूनिट वेट, है ना, ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स। यहां से ये समझ में आ गया, हमने ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। ये V2 क्या है, टोटल वॉल्यूम है ना। तो टोटल वॉल्यूम की यदि बात करते हैं तो क्या होता है, वो वहां से ड्राई यूनिट वेट निकल के आता है। और यदि हम सिर्फ और सिर्फ क्या लें, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लेंगे तो हमको यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स मिल जाएगा। अब यहां से हमको एक चीज पता है, एक तो जी की जो वैल्यू होती है, जी क्या होता है हमारे पास, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर, है ना। और इसकी जगह दूसरा यदि हम कोई सा यूनिट वेट यूज करते हैं, या चाहे बल्क यूज कर लें, या हम सॉलिड का यूज कर लें, या ड्राई यूज कर लें, तो ये क्या बन जाता है हमारा, मास अपीयरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी बन जाता है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी बन जाती है। और ये क्या है हमारा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स होता है ना। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अब ये हमको दिख रहा है यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय ड्राई यूनिट वेट। तो इसको यदि हम लिखना चाहें, ड्राई हमको पता है जीएम क्या होता है हमारे पास, ड्राई यूनिट वेट डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर, ड्राई यूनिट वेट डिवाइड बाय यूनिट वेट वाटर इक्वल टू क्या होता है, जीएम, मतलब मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो हमने इसको पलटा के लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 1/gm हो जाएगा। और यदि हम बात करते हैं तो ये क्या है, सॉलिड यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, तो क्या हो जाएगा 1/g। तो एक श्रिंकेज लिमिट का जो रिलेशन है हमारा ये भी बनता है, श्रिंकेज लिमिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/gm माइनस 1/g। यहाँ तक की चीज क्लियर है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो थर्ड केस है हमारे पास श्रिंकेज लिमिट निकालने का। तो श्रिंकेज लिमिट निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला ये देख लिया, एक फॉर्मूला ये देख लिया। एक फॉर्मूला और हमारा बन सकता है, यहां से हमने उठा लिया इसी को, यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय ड्राई यूनिट वेट माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। अब हमको पता है ड्राई यूनिट वेट का जो फॉर्मूला होता है, ड्राई यूनिट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, जी यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय 1+E। इस फॉर्मूले को हमने उठाकर यहाँ पर पुट कर दिया ड्राई यूनिट वेट की जगह। तो इसको उठाकर पुट कर दिया, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, जी यूनिट वेट ऑफ वाटर यहाँ आ जाएगा, 1+E ऊपर चला जाएगा। यहाँ से यूनिट वेट ऑफ वाटर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा 1+E डिवाइड बाई जी, 1 - जी बच जाएगा। अब हम यदि इसको जी का हमने इसको आगे सॉल्व कर लिया, तो जब हमने इसको आगे सॉल्व किया तो हमको क्या मिल जाएगा, एलसीएम लेने के बाद 1 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा E/G। तो श्रिंकेज लिमिट की जब बात होगी, तो श्रिंकेज लिमिट यदि कहीं पे लिखा आता तो S की वैल्यू वहां पर क्या हो जाती है, 1 हो जाएगी। और जो कि हमको दिख भी रहा है, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, इस तरीके का फॉर्मूला पढ़ा था, है ना। अब श्रिंकेज लिमिट यदि कहीं पर बोल रहा है, तो श्रिंकेज लिमिट यदि कहीं पर बोलेगा तो वहां पर ऑटोमेटिकली S की वैल्यू 1 ही आएगी, हमको दिख भी रहा है। तो श्रिंकेज लिमिट के केस में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E = यूनिट श्रिंकेज लिमिट इंटू जी, है ना। एक फॉर्मूला ये तैयार हो गया हमारा। तो यहां तक की चीजें क्लियर है, ओके। आगे देखते हैं, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास श्रिंकेज रेशो। श्रिंकेज रेशो क्या कहलाता है हमारा, तो इट इज अ रेशो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू ड्राई वॉल्यूम, है ना। क्या कहलाता है श्रिंकेज रेशो, इट इज अ रेशो, ये किसका रेशो है हमारा, ये हमारा रेशो होता है चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू ड्राई वॉल्यूम टू चेंज इन वाटर कंटेंट। जैसे यदि हम ये हमारे पास ये डायग्राम है, तो यदि वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है इस पर सॉइल सैंपल में, हमारे जो सॉइल है हमारी उस पर जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम जैसे चेंज हो रहा है V1 से लेकर V2 तक, है ना। लेकिन इसकी बात किसके रिस्पेक्ट में करना है हमको, ड्राई वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। तो V1 - V2 डिवाइड बाय VD, है ना, VD डिवाइड बाय क्या हो जाएगा हमारा, चेंज इन वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट चेंज कितना हो रहा है इस रेंज में V1 से V2 तक जाने में, तो W1 से लेकर W2 तक, है ना। तो हमारे पास श्रिंकेज रेशो क्या जाएगा, V1 - V2 डिवाइड बाय VD डिवाइड बाय क्या हो जाएगा हमारा, वाटर कंटेंट के जो भी चेंजेस हुए, तो W1 - W2। तो ये क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है हमारा श्रिंकेज रेशो। अब श्रिंकेज रेशो को हम इस तरीके से भी यदि और आगे इस पर यदि हम बात करते हैं, तो हमारा जो श्रिंकेज रेशो का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, V1 - V2 डिवाइड बाय VD डिवाइड बाय, ये क्या है हमारे पास, चेंज इन वाटर कंटेंट। यदि हम सॉइल सैंपल में देखें तो हमारा यहां से यहां तक जाने में जो वाटर कंटेंट में चेंज हुआ,
वहाँ से मतलब यहाँ से लेकर यदि हम बात करते हैं यहाँ तक, इस लिमिट तक आने पे जो वाटर कंटेंट में चेंज हुआ, बोल सकते हैं कि वाटर कंटेंट में चेंज हुआ मतलब जो वाटर इवोपरेट हो गया। यदि जो वाटर इवोपरेट हो गया, यदि उसको भी, ये भी तो हमारे एक प्रकार से क्या है, W1 माइनस W2 क्या है, वाटर कंटेंट है। यदि हम यहाँ पर वो वाटर कंटेंट ले लें जो इवोपरेट हो चुका है, जो वाटर कंटेंट इवोपरेट हो चुका है, मतलब ये वाला वाटर कंटेंट क्या हमारा इवोपरेट हो चुका है, तो इसको यदि हम ले लें तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ वाटर कितना है इसका, V1 माइनस V2 डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड। इसको यदि ले लें तो हमारे पास ये V1 माइनस V2 डिवाइड बाय V1 माइनस V2 ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ऊपर क्या बचेगा, ऊपर चला जाएगा तो बचेगा वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय ड्राई यूनिट वेट, मतलब ये वाला ड्राई यूनिट वेट, ड्राई वॉल्यूम, ये वाला ड्राई वॉल्यूम डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, यूनिट वेट ऑफ वाटर। और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय ड्राई वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास क्या होता है, ड्राई यूनिट वेट आ जाएगा, है ना। ये हमारा टोटल यदि हम बात करेंगे तो ये ड्राई वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ पे सीधा सीधा सा। तो इसको यदि हम बात करते हैं तो ये क्या है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, यदि हम इसकी बात करते हैं तो ये है क्या हमारे पास, यदि इसकी बात करेंगे तो ये ड्राई वॉल्यूम है। और ड्राई वॉल्यूम की यदि हम बात करें तो गामा ड्राई डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, यूनिट वेट ऑफ वाटर। ये हमारा कम हो गया ना, तो ये किसके बराबर होता है हमारा, यदि हमने बात की है कि हमारा जो जी की वैल्यू होती है, जी की वैल्यू क्या होती है, यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, है ना। तो ये हमारा ड्राई यूनिट वेट है। तो ड्राई यूनिट वेट होगा तो हम क्या लेंगे यहाँ पर, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी लेंगे, क्योंकि यदि यहाँ पर सॉलिड हो जाता तो फिर हमको यहाँ पर क्या लेना पड़ता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी लेना पड़ता। तो गामा ड्राई डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ गामा ड्राई मतलब ड्राई यूनिट वेट डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो यहां से हमारे पास एक ये रिलेशन आया है। ये रिलेशन कब आया है, जब यहां पर वाटर कंटेंट में हमने वो वाटर कंटेंट कंसीडर किया जो कि हमारा इवोपरेट हो चुका है ना। तो उस कंडीशन में हमारा जो श्रिंकेज रेशियो की वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर होती है। अच्छा, ये मास स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर है, तो हमने जो अभी रिलेशन निकाला था श्रिंकेज लिमिट का, यदि हम यहाँ पर मास स्पेसिफिक ग्रेविटी को किसके इक्वल कर दें, हम श्रिंकेज रेशियो के इक्वल कर दें, तो हमारे पास जी के साथ में रिलेशन आ जाता है श्रिंकेज रेशियो का, जी इक्वल टू 1/SR डिवाइड बाय जी इक्वल टू 1/SR माइनस क्या हो जाएगा, श्रिंकेज लिमिट। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट टर्म होती है वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। अब वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज क्या होता है, तो वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो ये चेंज इन वॉल्यूम था वो किसके रिस्पेक्ट में था, ड्राई वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में था। लेकिन यदि हम वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो वॉल्यूम आएगा सीधे सीधे से ये केस है हमारे पास, इस पर हमने क्या किया है, V1 माइनस VD, यहाँ पर 2 वाला टर्म जो है डायरेक्ट खत्म हो गया, V1 माइनस VD डिवाइड बाय क्या होगा हमारा VD। तो ये क्या कहलाता है, हमारा वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज कहलाता है। अब यदि हमारे पास कुछ ऐसा केस है, हमारे पास एक ऐसा केस है, इस तरीके का केस है कि हमारे पास सेंटर में कुछ नहीं है, कि दूसरा कोई वॉल्यूम नहीं है, एक वाटर कंटेंट हमारा W1 है और दूसरा वाटर कंटेंट हमारा श्रिंकेज वाटर कंटेंट है। तो इसके लिए जो वॉल्यूम हो जाएगा वो ड्राई वॉल्यूम हो जाएगा, इसके लिए जो वॉल्यूम हो जाएगा उसकी वैल्यू V1 है। अब इस पे यदि हम इस डायग्राम पे यदि हम श्रिंकेज रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे तो डायरेक्ट हमको ड्राई यूनिट वेट के टर्म में लेना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा हमारा V1 माइनस V2। तो चेंज इन वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम चेंज इतना ही हो रहा है हमारा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ड्राई वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा V1 माइनस VD डिवाइड बाय VD डिवाइड बाय चेंज इन वाटर कंटेंट। तो यहाँ पर अब हमको ये पता है ये V1 माइनस VD डिवाइड बाय VD किसके बराबर होता है, श्रिंकेज रेशियो के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, W1 माइनस श्रिंकेज वाटर कंटेंट। तो यहाँ से हमारा जो रिलेशन निकल के आ जाएगा VS इक्वल टू, मतलब वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज इक्वल टू क्या रिलेशन निकल के आ जाएगा हमारे पास, श्रिंकेज रेशियो इनटू चेंज इन वाटर कंटेंट, है ना, चेंज इन वाटर कंटेंट। तो ये सारे हमारे क्या है, रिलेशन है। तो मेन फॉर्मूला हमारा एक ये हो गया, इससे हमने फॉर्मूले डिराइव किए हुए हैं, है ना। मेन फॉर्मूला हमारा श्रिंकेज रेशियो का ये कहला गया, इससे हमने दूसरे फॉर्मूले डिराइव किया कि SR इक्वल टू GM होता है और G का रिलेशन इसके साथ इस तरीके का होता है ना। ये सारा श्रिंकेज रेशियो समझ में आ गया होगा। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं।